Let's Mic Nari News। भारत के कई शहरों में आज एक परिचित दृश्य है। सरकारी दफ्तर के पास, बस अड्डे के कोनों में, अस्पताल के बाहर एक थाली की कतार। कहीं उसका नाम अम्मा कैंटीन है, कहीं इंदिरा कैंटीन, कहीं अटल कैंटीन, कहीं दीदी की रसोई या प्रेरणा कैंटीन। इन योजनाओं की एक साझा कहानी है, भूख के खिलाफ लड़ाई, सस्ता खाना और साथ में एक बड़ा दावा। ये कैंटीन्स औरतें चलाती हैं, औरतों को रोजगार देती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। हर नई योजना के साथ यह जोर दिया जाता है कि महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब सिर्फ सहायता नहीं बल्कि संचालन कर रहे हैं। आज के नारी न्यूज में हम यही पूछना चाहते हैं, जब हम कहते हैं विमेन रन कैंटीन्स तो उसका असली मतलब क्या है? यह रिपोर्ट फील्ड इंटरव्यू पर नहीं बल्कि सरकारी आदेशों, संसद में पूछे गए सवालों, नीति दस्तावेजों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम यहाँ व्यक्तिगत अनुभवों का दावा नहीं बल्कि इन योजनाओं की संरचनात्मक राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन कैंटीनों को अक्सर इफेक्टिव गवर्नेंस और लास्ट मिनट डिलीवरी की मिसाल बताया जाता है। कम लागत, तेज संचालन और न्यूनतम शिकायतें, यही इन योजनाओं की सफलता का पैमाना बन जाता है। लेकिन जब कल्याण योजनाओं को केवल एफिशिएंसी से मापा जाता है तो एक सवाल पीछे छूट जाता है कि इस एफिशिएंसी की कीमत कौन चुका रहा है, क्योंकि सस्ती थाली का मतलब अक्सर सस्ता श्रम भी होता है और भारत में सस्ता श्रम बहुत बार औरतों का श्रम होता है। सरकारी भाषा में ये कैंटीन सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक मॉडल है। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक वक्तव्यों में अटल श्रमिक किसान कैंटीन को विमेन एसएचजी मैनेज्ड कैंटीन्स कहा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कैंटीन को डेली एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी लक्ष्य से जोड़ा गया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के जिला आंकड़े भी दिए। कितनी प्रेरणा कैंटीनें महिला स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं? दावा साफ है, औरतें जब सिर्फ कामगर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन यही पहला सवाल उठता है, क्या यह रोजगार कानूनी तौर पर मजदूरी है या सिर्फ सम्मान धन? क्योंकि जब काम को स्वयं सहायता या एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है तो वह श्रम कानून के दायरे से बाहर चला जाता है। यही कारण है कि कई कैंटीन्स में काम करने वाली औरतें ना तो कर्मचारी मानी जाती हैं, ना ही उन्हें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा या स्पष्ट शिकायत तंत्र मिलता है। वादा बहुत बड़ा है लेकिन उसकी कानूनी गारंटी अक्सर धुंधली रहती है। सरकारी कैंटीन्स के नियमों में आपको शायद ही जाति शब्द कहीं मिलेगा, लेकिन भारत में खाना कभी भी सिर्फ खाना नहीं रहा है। इतिहास बताता है कि कौन पकाता है, कौन परोसता है और कौन साफ करता है। ये सवाल हमेशा सामाजिक हैसियत से जुड़े हुए होते हैं। मिड डे मील और आंगनवाड़ी योजनाओं पर हुई स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि जैसे ही खाना सार्वजनिक होता है, जातिगत शुद्धता अशुद्धता के सवाल नए रूपों से लौट आते हैं। कभी रसोइयों के चयन में, कभी काम के बंटवारे में, सरकारी कैंटीन में भी यह सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या सभी औरतें समान रूप से खाने के हर चरण में शामिल होती हैं या फिर श्रम का एक आंतरिक विभाजन है, जहां कुछ काम ज्यादा स्वीकार्य और कुछ काम ज्यादा अदृश्य हैं? नीति दस्तावेज इस पर चुप है और कई बार यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। यह चुप्पी इसलिए भी अहम है क्योंकि भोजन से जुड़ा श्रम भारत में ऐतिहासिक रूप से सम्मान और अपमान की धुरी पर टिका रहा है। जब राज्य जाति को नाम लेकर संबोधित नहीं करता तो यह मान लेते हैं कि बाजार और समाज अपने आप निष्पक्ष हो जाएंगे। लेकिन अनुभव बताता है कि जाति तब और मजबूत होती है जब उस पर सवाल ना पूछा जाए। सरकारी कैंटीनों में जाति की अनुपस्थिति बराबरी का सबूत नहीं बल्कि एक अधूरा सवाल है। एक अहम सवाल यह भी उठता है कि खाने कौन आता है और क्या औरतें अकेली आती हैं? इन कैंटीन्स का लक्ष्य सब है, लेकिन सार्वजनिक जगहें कभी सबके लिए बराबर नहीं होती।
दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन्स के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2 दिनों में 30,000 से ज्यादा लोगों ने 5 रुपए में खाना खाया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ज्यादातर खाने वाले दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर्स, सुरक्षाकर्मी और छात्र थे। ये वही लोग हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही सार्वजनिक जगहों में गुजरती हैं। औरतों की मौजूदगी होती भी है तो अक्सर बच्चों के साथ या दिन के सीमित समय में दिखाई देती है। यह सवाल अहम है कि आखिर खाना सस्ता है तो भी क्या औरतें अकेले जाकर वह खा सकती हैं? शहरों में महिलाओं की गतिशीलता पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि सुरक्षा, नजरें और इज्जत का सामाजिक दबाव अक्सर खाने जैसी बुनियादी अधिकार को भी नियंत्रित करता है। यानी कि हो सकता है कि औरतें रसोई में हों लेकिन खाने की कतार में कम दिखाई दें। अब बात करते हैं वुमेन रन के भीतर के हायरार्की की। औरतें चलाती हैं, यह वाक्य सुनने में सशक्त लगता है, लेकिन जब हम इन योजनाओं की प्रशासनिक संरचना देखते हैं तो एक साफ पैटर्न उभरता है। औरतें खाना बनाती हैं, परोसती हैं, सफाई करती हैं, सुबह सबसे पहले आती हैं और शाम को सबसे बाद में जाती हैं। लेकिन टेंडर प्रक्रिया, बजट नियंत्रण, भुगतान की शर्तें और निगरानी अक्सर नगर निगम, राज्य एजेंसियां या ठेकेदारों के हाथ में ही होती हैं। इंदिरा कैंटीन के टेंडर दस्तावेज इस बात को साफ दिखाते हैं कि रसोई का श्रम भले ही औरतें करें, लेकिन नियंत्रण शक्ति संस्थागत ढांचे में कहीं और बैठी होती है। यह मॉडल नया नहीं है। हम यही संरचना आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील योजनाओं में भी देखते हैं। काम औरतों का, नियंत्रण संस्थान का। यह ढांचा केवल जेंडर आधारित नहीं बल्कि समकालीन राज्य की गवर्नेंस स्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। राज्य सीधे रोजगार देने के बजाय आउटसोर्स करता है, नेटवर्क बनाता है और जिम्मेदारी को कई परतों में बांट देता है। इस प्रक्रिया में औरतें फ्रंट लाइन पर होती हैं, दिखाई देती हैं, काम करती हैं, लेकिन निर्णय की मेज से बहुत दूर रहती हैं। यह सशक्तिकरण नहीं बल्कि मैनेज्ड लेबर है। एक सवाल और पैदा होता है कि क्या यह योजनाएं जेंडर नॉर्म्स को तोड़ती हैं? यहाँ जवाब सीधा नहीं है। एक तरफ ये कैंटीन औरतों को घर से बाहर निकालती हैं, उन्हें आय देती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य जिन कामों के लिए औरतों को आगे करता है वे काम वही हैं जो समाज पहले से उनसे उपेक्षित करता आया है। खाना बनाना, देखभाल करना, सेवा देना। अम्मा कैंटीन्स में काम करने वाली हजारों औरतों की मजदूरी समय समय पर बढ़ाई गई है, लेकिन साथ ही वेतन देरी और अनियमित भुगतान की खबरें बार बार सामने आती रही हैं। यह दिखाता है कि सशक्तिकरण की भाषा अक्सर उसी जेंडर रोल के भीतर सीमित रह जाती है जिससे बाहर निकलने का वादा किया जाता है। इन योजनाओं को अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन नारीवाद अर्थशास्त्र एक जरूरी भेद करता है। कमाई और आत्मनिर्भरता एक चीज नहीं होते। आत्मनिर्भरता का मतलब है नियमित और सुरक्षित आय, निर्णय लेने की शक्ति, जोखिम से सुरक्षा और भविष्य पर नियंत्रण। प्रेरणा कैंटीन्स पर आई कुछ रिपोर्ट्स में महिलाओं की मासिक कमाई कुछ हजार रुपए बताई गई है। यह आय कई परिवारों के लिए अहम है, लेकिन क्या यह स्थायी है? क्या यह जोखिम से सुरक्षित है? जब इंदिरा कैंटीनों में 4-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता तो कैंटीन बंद हो जाती है और सबसे पहले महिला श्रमिक ही असुरक्षित होती हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि सरकारी कैंटीन भूख से लड़ने का जरूरी साधन है, इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन जब हम उन्हें महिला सशक्तिकरण का मॉडल कहते हैं तो हमें थोड़ा रुक कर देखना चाहिए, क्योंकि अगर औरतें रसोई में हैं लेकिन सत्ता में नहीं, अगर वे पकाती हैं लेकिन खुद सुरक्षित होकर नहीं खा पाती, अगर वह कमाती हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाती, तो सवाल उठता है कि क्या हम सच में औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं या बस राज्य की जिम्मेदारी को उनके कंधों पर रख रहे हैं। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।